हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। इस टॉपिक के तहत हम लोगों ने 203 क्वेश्चन कवर कर लिया था और इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 204 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 204 में है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब है वाईवी रेड्डी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाईवी रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 205 है 10वें वित्त आयोग का जो चेयरमैन है कौन है? तो 10वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे केसी पंत। ये ऑप्शन सही जवाब है। 1995-2000 की अवधि के लिए केंद्र राज्यों के मध्य राजस्व वितरण और सहायता अनुदान के संबंध में गठित 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे। क्वेश्चन नंबर 206 है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जिनका नाम था सी रंगराजन, ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 207 है आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। किस वित्त आयोग के कौन जो थे अध्यक्ष थे? तो जैसे नवा इसमें दिया गया है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए इसमें सही जवाब होगा जो आपका नवे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो एनपी के साल्वे थे। 10वां जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपका केसी पंत, इससे ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 11वां वित्त आयोग का जो अध्यक्ष थे ए एम खुसरो। 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन, जो कि जस्ट अभी अभी हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरह से जो इसमें कूट है आपका ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2 यानी ए ऑप्शन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 208 है योजना आयोग तथा वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिया गया है। योजना आयोग और वित्त आयोग के संबंध में आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा यानी जो कथन सही नहीं है योजना आयोग और वित्त आयोग के संबंध में, वो है आपका दोनों के द्वारा की गई संतुतियां शासन पे बाध्य है। बी ऑप्शन देखिए, जो इसका संबंध है योजना आयोग और वित्त आयोग से बिल्कुल नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बाकी जो बी को छोड़कर जो भी ऑप्शन है वो आपके मतलब कि योजना और वित्त आयोग के बारे में जो है सही बताया गया है। वित्त आयोग और योजना आयोग दोनों जो है यह सलाहकारी संस्थाएं हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 209 केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का जो संबंध है किससे है? केलकर टास्क फोर्स का सिफारिश जो था देखिए करों से संबंध है, यानी करों के बारे में था। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध कर सुधार से है। सिफारिशों में मुख्य जोर जो है कृत्रिम भत्ते वर्तमान कटौती को विभिन्न धाराओं के तहत हटाने पे है। डॉक्टर विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अतिरिक्त भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक पदों पर आसीन भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित समिति ने की थी। किस समिति ने की थी? केलकर समिति। डॉक्टर विजय केलकर के नेतृत्व में गठित केलकर समिति ने भारतीय आयकर अधिनियम के धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश की थी और अपनी रिपोर्ट जो है 2003 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 211 है जिस नवीनतम कमेटी ने कर सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे जाना जाता है, बताइए। उसे जाना जाता है केलकर समिति के नाम से। सेम क्वेश्चन है, ऊपर में हम लोगों ने इसके बारे में जो है डिस्कस किया है, ध्यान रखिएगा। 212 क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। वित्त आयोग के अनुशंसा पे। वित्त आयोग का संबंध हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार है, यानी 280 में राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात या आवश्यकता पड़ने पर उससे पूर्व भी एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जिनका निम्न कार्य होंगे। पहला है केंद्र और राज्य के मध्य विभाजनीय करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण और इसमें विभिन्न राज्यों के हिस्से पर जो है सिफारिश देना। दूसरा जो कार्य है भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान संबंधी सिद्धांत को जो है सुझाना। और तीसरा जो इसमें है वो है
सुदृढ़ वित्त के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति के द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर अपनी संतुति देना। क्वेश्चन नंबर 213 है, वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है? तो आपको वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन सा एक कर है जो केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटती है। वो है तट कर, सी ऑप्शन। वित्त आयोग आयकर और उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व के केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण के लिए जो है सिफारिश करता है। कृषि आयकर राज्यों की अधिकारिता से संबंधित है, अतः वित्त आयोग का संबंध कृषि आयकर से नहीं है। प्रश्न काल में तट कर से प्राप्त राशि जो है केंद्र सरकार के अधीन होती थी, जिसका वितरण राज्यों के मध्य नहीं होता था। वर्तमान में सभी केंद्रीय कर और शुल्क जो है प्राप्त राशि जो है राज्यों में बांटी जाती है। तो केंद्रीय करों और शुल्कों से जो प्राप्त राशि होते हैं अब राज्यों के साथ भी शेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 214 है, 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु जो प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है? तो 29%, ए ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। 10वें वित्त आयोग के द्वारा प्रदत्त संतुति के अनुसार केंद्रों के कुल राजस्व का 29% भाग जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्यों को उनके हिस्से के रूप में वितरित किया जाना चाहिए। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र की निवल कर प्राप्ति में 42% राज्यों को आवंटित करने की जो है सिफारिश की है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, मतलब कर लिया गया। और 15वें जो वित्त आयोग था इसके द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्ट थे 2021-22 और 2021-26 के लिए केंद्र के निवल कर प्राप्ति में से 41% राज्यों को आवंटित करने की जो है सिफारिश की गई। 215 है, 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की कि संघ के द्वारा एकत्रित करों की धनराशि में राज्यों का वितरण का जो योग्य अंश होगा कितना परसेंट होगा? 29.5%। जुलाई 1998 में प्रोफेसर A.N. खुसरो की अध्यक्षता में गठित 11वें वित्त आयोग ने संघीय सूची में उल्लेखित सभी करों और शुल्कों की निवल प्राप्ति की कुल 29.5% राशि राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की थी। यदि कोई राज्य चीनी, वस्त्र, तंबाकू पर बिक्री कर लगाता है तो उसकी वसूली करता है और उसे जो है 1.5% हिस्सा प्राप्त नहीं होगा, और ऐसी दशा में संबंधित राज्य का निवल हस्तांतरण जो है 28% होगा। 216 नंबर है, 12वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का जो प्रतिशत हिस्सा है कितना है? सेम क्वेश्चन है, अब बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। इसका सही जवाब है 30.5%। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन ने जो है 30 नवंबर 2004 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी जो है 29.5% से बढ़ाकर 30.5% करने की जो है अनुशंसा की थी, यानी 1% जो है इसमें बढ़ाने की जो है उन्होंने अनुशंसा किया था। 217 है, 13वें वित्त आयोग की संतुति के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितना प्रतिशत होगी? सही जवाब है 32%। 13वें वित्त आयोग जिसका अध्यक्ष कौन थे? विजय L केलकर। इन्होंने केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी को न्यूनतम जो है 32% करने की जो है अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है, 13वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितना प्रतिशत जो है बांटने के लिए संतुति की गई है? तो 32%। क्वेश्चन नंबर 219 है, 13वें वित्त आयोग के द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र और राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए। इसका सही जवाब है 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 220। निम्नलिखित में से किस एक को जो है भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुति करते समय निर्धारित मतलब कि सर्वाधिक जो है भार है दिया है? निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संतुति करते समय सर्वाधिक भार दिया है? वह वित्तीय क्षमता अंतराल, डी ऑप्शन।
13वें वित्त आयोग के द्वारा केंद्रीय करों की सृजित आय के राज्य के मध्य बंटवारे के मापदंड और उनका जो भरांश है इस प्रकार है, देख सकते हैं एक तरफ मापदंड और दूसरे तरफ जो है 13वें 14वें और 15वें भरांश जो है दिया गया है। जनसंख्या 1971, जिसमें 13वें भरांश कितना है 25%, 14वें 17.5% और 15वें में 2011 जनसंख्या के अनुसार जो है 15%। जनसांख्यिकीय परिवर्तन आप देख सकते हैं, उसी तरह आय अंतराल और वित्तीय क्षमता अंतराल भी आप 13, 14 और 15वें भरांश में देख सकते हैं। ठीक है, पूरी डेटा को एक बार जो है एनालिसिस करके आप जो है आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए, आपको 15वें वित्त आयोग के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। वो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो ऑप्शन सी है, आप देखिए सी में कहा गया है कि आयोग की अनुशंसा 2020-25 के 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। तो इसका क्या यह मतलब कि जो 15वें वित्त आयोग है इसके संबंध में यह सही है? देखिए, यह बिल्कुल सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 15वें वित्त आयोग को राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 280(1) के अंतर्गत 27 नवंबर 2017 को श्री एनके सी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 2020 से अगले 5 वर्ष के लिए अपनी सिफारिशें देनी है, अर्थात आयोग की सिफारिशें 2020 से 25 के लिए होंगी। आयोग से 30 नवंबर 2019 तक अपनी संतुति देने की अपेक्षा की गई थी, परंतु 29 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि जो है 30 अक्टूबर 2020 कर दिया गया। तो मतलब आयोग द्वारा दिया गया जो उत्तर था विकल्प डी था, लेकिन इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा। ठीक है, नई मतलब कि जो इसमें दिया गया पोस्ट में अधिसूचना वित्त मंत्रालय नई दिल्ली 29 नवंबर 2019, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए था सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में जो दिया गया 2020-25 तो आपका सही जवाब है। इसमें जो सॉरी इसमें डी गलत है, दिया गया उत्तर डी गलत है, लेकिन सही उत्तर जो है आपका सी है, लेकिन इसमें विकल्प जो सी है आपका सही है। ठीक है, लेकिन डी गलत है। जो आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो कहा गया था ये गलत है। ठीक है, और इसी को जो है सही मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है आपको बताना है कौन सा सही है। 2 कथन है इसमें। केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़कर 42% कर दिया गया है। दूसरा है, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। बताइए कि 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए, इसमें जो सही है पहला कथन सही है, यानी केवल पहला जो आपका ऑप्शन होगा सही जवाब होगा। इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 10% यानी एक्स्ट्रा कर दिया है 42%। इसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले भी लेक्चर में डिस्कस किया था। 14वें वित्त आयोग का गठन देखिए 2 जनवरी 2013 को पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में हुआ था। वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। 14वें वित्त आयोग ने अपने रिपोर्ट में सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें नहीं की है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में से राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 42% से बढ़ाकर 41% कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 223 है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाला जो मात्रा है कितना प्रतिशत है? तो आपका सही जवाब है 42%। 2 जनवरी 2013 को डॉक्टर वाईवी रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय मतलब केंद्र की विभाजन जो विभाजनीय कर थी इसकी प्राप्ति में से 42% राज्यों को आवंटित करने की जो है सिफारिश की। 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा जो है 32% निर्धारित किया था, और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक के लिए जो है प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 224 है, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? 42%। क्वेश्चन नंबर 225 है, 12वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 2009-10 तक केंद्र और राज्यों का जो राजस्व घाटा होना चाहिए कितना %? तो 0%। ठीक है, और 12वें वित्त आयोग की सिफारिश की जो कार्यावधि थी वो 2005 से 2010 तक थी। क्वेश्चन नंबर 226 है, अप्रवासी
सत्तों के द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। दूसरा है भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाला अप्रवासी सत्व अपने गृह देशों में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का जो है दावा कर सकते हैं। इसमें बताइए अप्रवासी सत्वों के द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर जो भारत द्वारा 6% समकरण कर लगाए जाने के निर्णय के जो संदर्भ है, इनमें से जो कथन सही है वो कौन सा है? देखिए इसमें जो कथन सही है इसमें आपका मतलब पहला और दूसरा में से कोई सही नहीं है, यानी न तो पहला और न तो दूसरा। देखिए वर्ष 2016 में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर लेवी प्रस्तावित करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। ठीक है, इस प्रस्ताव के तहत सरकार ने अनिवासी संस्थाओं के द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 60% समकरण कर, ठीक है, लगाए जाने का जो है निर्णय लिया। हालांकि यह आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू नहीं किया गया है, वित्त विधेयक के तहत एक अलग कानून के रूप में लागू किया गया है, जिससे भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाली अप्रवासी संस्थाएं अपने गृह देशों में दोहरे कराधान मतलब जो कराधान है दोहरे जो टैक्सेशन है इनसे बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा न कर सके। क्वेश्चन नंबर 227 से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं जो है 13वें वित्त आयोग को मतलब कि 13वें वित्त आयोग का विशिष्टताएं हैं, यानी 13वें वित्त आयोग में जो अनुशंसाएं की गई हैं आपको बताना है। इसमें 3 अनुशंसाएं मतलब कि जो है 3 अनुशंसाओं का जो जिक्र किया गया है, इन तीनों के बारे में आपको जो है अवलोकन करके बताना है कि इसमें सही क्या है। देखिए 13वें वित्त आयोग के बारे में जो पहला जो विशिष्टताएं हैं या विशिष्टता है वो है वस्तु और सेवा पर कर यानी टैक्स लगाए जाने का जो अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपादन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज। पहला देखिए 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता है। और तीसरा इसमें दिया गया है केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण। तो ये दोनों जो है 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टता है, पहला और तीसरा यानी सी ऑप्शन। 13वें वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। इसकी अनुशंसाओं में वस्तु और सेवाओं पर कर लगाए जाने का जो अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संपादन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण तो शामिल है, जबकि भारत के जनांकीय लाभांश के अनुरूप में अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना इनकी अनुशंसाओं का भाग नहीं है। 228 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना, एक तरफ समितियां दूसरे तरफ इनके अध्यक्षता यानी मतलब कि जिन समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जो है आपको इसमें मिलान करना है। तो आपको बताना है कि इसमें सही क्या है। देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का जो विनिवेश है, इनमें आपको बताना है कि इसमें जो मिलान है किन के साथ है। तो देखिए इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का जो विनिवेश है, इनका संबंध सी रंगराजन के साथ है यानी ए का 4। दूसरा है औद्योगिक रुग्णता, इसका संबंध मतलब बताइए किस मतलब इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है ओंकार गोस्वामी। कर सुधार के जो अध्यक्ष थे यानी इस समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? वो थे आर जे चलैया। और बीमा क्षेत्र में सुधार इस समिति के अध्यक्ष जो थे इनका नाम था आर एन मल्होत्रा। तो ए का 4 ठीक है, और ए का 4, बी का 2 है, सी का 1, डी का 3 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 229। आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कुट जो है इसमें सही होगा। पहला है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। दूसरा है जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की देहली निर्धारण भी करेगी यानी दोहरी निर्धारण। और राज्य करों के पास जो वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है कथन जो है सही है।
देखिए इसमें जो है आपका पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। कैसे? देखिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में अनुच्छेद 279 ए यानी 279 ए जोड़कर वस्तु और सेवा कर परिषद के गठन का जो है प्रावधान किया गया है। इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद कर दर से जो मतलब जो है छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी। जो जीएसटी परिषद है कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति के देहली निर्धारण भी करेगी। जीएसटी लागू होने के पश्चात राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प अब जो है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 230 है, भारत में हाल में हुए कर सुधार जिस कमेटी के सिफारिश पे आधारित था उसके कौन अध्यक्ष थे? तो जो कर सुधार कमेटी था जिसकी सिफारिश मतलब कि कह सकते हैं हाल में मतलब कि इंपॉर्टेंट था, उसके अध्यक्ष थे आर.जे. चलैया। आर.जे. चलैया कमेटी ने कर सुधारों की व्यापक जो है रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिस पर वर्ष 1991 के बाद के राजकोषीय सुधार जो है आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 231। चलैया समिति का जो संबंध है आपको मालूम है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। 232 है, किस समिति ने धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? केलकर समिति ने। धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत को समाप्त करने की सिफारिश विजय केलकर समिति ने की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 233 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, एक तरफ प्रकाशक दूसरे तरफ प्रकाशन। तो कौन सा प्रकाशक कौन सा प्रकाशन करता है इसमें आपको जो है मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा, देखिए जो उद्योग मंत्रालय है इसमें ये जो प्रकाशक उद्योग जो मंत्रालय है किसका प्रकाशन करता है आपको बताना है। तो इसका प्रकाशन करता है मतलब कि उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक का, ठीक है। तो ए का आपका हो जाएगा, ए का अच्छा आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, अच्छा पूरा नहीं दिखेगा तो यहीं तक देखिए। तो ए का 3 हो गया, ठीक है। जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है यह किस चीज का प्रकाशन करता है? तो यह करता है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का। भारतीय रिजर्व बैंक जो है यह किस चीज का प्रकाशन करता है? तो करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट का। और वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा संगठन का जो है प्रकाशन करता है, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है राष्ट्रीय आय के आकलन और उसके उपयोग के संबंध में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी और वित्त संबंधी रिपोर्ट, वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा का जो है प्रकाशन करता है और उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक का प्रकाशन करता है। 234 है, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का जो लक्ष्य था कितना था? तो देखिए 1000 में आपको जो है 28,000 पर 28 जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आईएमआर को जो है मतलब निर्धारित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 235, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, सी ऑप्शन। जो सक्षम परियोजना जिससे संबंधित है वह है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क। भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से जो है संबंध रखता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को जो है 28 सितंबर 2016 को अपनी स्वीकृति दी थी। परियोजना की अवधि 7 वर्ष है। यह परियोजना वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन में जो है सहायक होगा और साथ ही यह योजना कस्टम विभाग के व्यापार के सुगमीकरण के लिए जो है सिंगल विंडो इंटरफेस जो है यानी स्विफ्ट जिसे बोलते हैं इसको विस्तारित भी करेगी। क्वेश्चन नंबर 236 है, स्टार्टअप्स की विशेष जो आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है वो किनके द्वारा? तो दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 237, धनी अधिक धनी होते जा रहे हैं और निर्धन अधिक निर्धन, यह जानने के लिए किस बात की तुलना करना आवश्यक है? देखिए जो बात कही गई है 237 नंबर में कि धनी जो है अधिक धनी होते अब जा रहे हैं और जो गरीब है और अधिक गरीब।
देखिए इसकी तुलना करना जो है आवश्यक है किस रूप में, देखिए विविध अवधियों में विविध वर्गों के आय आदाताओं की आय के वितरण की, यानी जो इसका तुलना करना जो आवश्यक है किस बात से है, सी ऑप्शन से। विविध जो विविध अवधियां हैं इनमें विविध वर्गों के आय आदाताओं की आय के वितरण की। इसका मतलब क्या है, देखिए यदि विविध अवधियों में जो अवधियां हैं इनमें भिन्न भिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों की आय में विषमता क्रमशः वृद्धि की प्रवृत्ति जो है परिलक्षित हो तो विषमता में भी यह वृद्धि इंगित होती है। और धन जो है अधिक धन और निर्धन जो है गरीब जो है और अधिक निर्धन होते जा रहे हैं, जो यह बात है आप ध्यान रखिएगा। 238 है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन जो है अन्य से भिन्न है, वो है आपका इंदिरा विकास पत्र। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत योजना एक समान है जिसके अंतर्गत निवेश करने पर कर राहत प्राप्त होती है, किंतु इंदिरा विकास पत्र इन तीनों से भिन्न है क्योंकि इसके अंतर्गत निवेश पर कर राहत का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 239 है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पर कोई जो है आयकर छूट नहीं है, वो है किसान विकास पत्र, इस पर कोई आयकर का छूट जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, वो है बैंकिंग विभाग। बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का भाग नहीं है, बाकी जो तीनों जो डिपार्टमेंट है आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, विनिवेश विभाग, ये सारे जो है वित्त मंत्रालय के मदद डिपार्टमेंट है, 5 विभाग हैं। 241 से पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी का अक्षर होते हैं, AFZPK 7190 के, इनमें से P जो दर्शाता है वो किसके रूप में दर्शाता है, तो पर्सन यानी व्यक्तिगत। ठीक है, देखिए पैन कार्ड जो होता है इस पे 10 मतलब कि अंक जो होते हैं अंकित होते हैं, 5 भागों में यह विभक्त होता है। प्रथम 5 अंग्रेजी अक्षरों में प्रथम 3 अक्षर जो होता है वर्णानुक्रम में मतलब इस श्रृंखला में होता है, जैसे ए मतलब ए से जेड यानी अल्फाबेट के रूप में होता है। और जो चौथा अक्षर होता है कार्ड धारक की स्थिति है इसको दर्शाता है, और जिसमें शामिल होता है कंपनी, पर्सन, जो हिंदू, इंडिविजुअल, फैमिली या फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ट्रस्ट, इस तरह से जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जो है जुरिडिकल पर्सन और गवर्नमेंट, इस तरह से जो है आपको जो है दर्शाया गया है, जो पी इसमें जो है पर्सन के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है आयकर विभाग के द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए जो है प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वह है पते का प्रमाण। पते के प्रमाण के रूप में जो है पैन कार्ड का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 से 2001 में प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क अवकाश की जो है घोषणा की। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 2001 में प्रधानमंत्री ने 5 वर्ष के उत्पाद शुल्क जो है अवकाश की घोषणा की, इसमें जो आपका सही जवाब है भूकंप से बर्बाद हुए कच्छ जिले के उद्योगों के लिए, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था IAS प्री में, उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। भूकंप आपदा से दुष्प्रभावित कच्छ जिले के उद्योगों के लिए उत्पादन शुल्क में 5 वर्ष के लिए जो है अवकाश की घोषणा की गई थी। 244 से संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए कर अवकाश प्रदान किया 10 वर्षों के लिए। 1999-2000 का बजट प्रस्तुत करते हुए जो है उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 10 वर्षों के लिए जो है कर अवकाश की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 245 से पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर जो आपको ध्यान देना है, और पंचायतों के लिए वित्तीयन के लिए जो है सही विकल्प होगा आपको चूज करना है। 5 यहाँ पे दिया गया है, वित्त आयोग के द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन, नाबार्ड और राज्य वित्त आयोग का आवंटन। तो बताइए इसमें जो आपका सही विकल्प होगा कौन सा होगा। देखिए इसमें आपको नाबार्ड को छोड़कर, ठीक है, बाकी आपका जो विकल्प है पंचायतों के वित्तीयन के लिए जो है सही विकल्प है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 और 5, सिर्फ नाबार्ड नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर हमारा, अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। पंचायतों के मुख्य 5 आय के जो स्रोत हैं, पहला है लोक सहयोग एवं धन सहायता, दूसरा है कर, फीस और आर्थिक दंड, तीसरा अनुदान। अनुदान में आप देख सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन के लिए, राज्य सरकार की योजनाओं के लिए, केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए, जिला परिषद समिति पर आदि से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। चौथा जो है आर्थिक ऋण और पांचवा जो है स्वयं की आय। 246 से निम्नलिखित करों में से कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है? वह है आपका स्थानीय मेलों पर कर, सी ऑप्शन। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, जबकि शेष जो है ए और बी कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। 247 नंबर जो क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित कार्यों पर आपको विचार करना है और आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग जो है माने जा सकते हैं? कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्ययों को बढ़ाना, उपादानों को जो है समाप्त करना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आर्थिक मंदी के संदर्भ में राजकोषीय उद्दीपन या पैकेज के भाग के रूप में जो है मतलब माने जा सकते हैं। इसमें देखिए पहला और दूसरा जो है आपका सही जवाब है। ठीक है, पहला दूसरा में क्या था? कर दरों में कटौती करना और सरकारी व्यय को जो है मतलब बढ़ाना। आर्थिक मंदी के संदर्भ में कर दरों में कटौती करना, सरकारी व्यय को बढ़ाना राजकोषीय उद्दीपन पैकेज का भाग माना जा सकता है, जबकि उपादानों को समाप्त करना इसमें शामिल नहीं है। 248 है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है? इसका सही जवाब है उपकर, ए ऑप्शन। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नहाई NHAI का गठन जो है संसदीय अधिनियम के द्वारा 1988 में किया गया था और यह फरवरी 1995 में प्रचलनात्मक हुआ और इसके कार्यान्वयन के लिए जो है वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत ईंधन उपकर है। ध्यान रखिएगा। 249 है, कौन सा युग में सही सुमेलित है? आपको बताना है 4 युग में दिए गए हैं, इसमें से जो सही सुमेलित है वह आपका कौन सा है? देखिए भौतिक नियंत्रण जो दिया गया इसका संबंध आयात कोटा से है, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें से सही सुमेलित है। आयात कोटा के माध्यम से सरकार के द्वारा किसी निश्चित समयावधि यानी सामान्यतः 1 वर्ष में जो है आयातित वस्तु की मात्रा जो है निश्चित कर दी जाती है। आयात कोटा में निश्चित मात्रा से अधिक आयात नहीं किया जा सकता है। आयात कोटा भौतिक नियंत्रण का जो है एक प्रभावी उपाय है। आयात मतलब आपको मालूम है, आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कहते हैं, तो आयात नहीं समझ लेना है। 250 स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाना है आपको, यानी स्तंभ क और ख के साथ मिलान करना है और बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो देखिए ओपन जनरल लाइसेंस का जो संबंध है वो है आपका विदेशी व्यापार से, ट्राइसेम का संबंध जो है वो है आपका रोजगार से, और इसमें जो आपका थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है वो है आपका मुद्रास्फीति, और नगदी रिजर्व अनुपात का संबंध ऋण नियंत्रण से। इसमें ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। यहां पर आप देख सकते हैं ओपन जनरल लाइसेंस का संबंध विदेशी व्यापार, ट्राइसेम का रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक का मुद्रास्फीति और नगदी रिजर्व अनुपात का ऋण नियंत्रण। और इस तरह से हमारा यह पूरा टॉपिक यानी 250 क्वेश्चन के साथ विथ डिस्कशन के साथ पूरे अच्छे से हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक जो हमारी 8 नंबर की है आयोजन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, रोज क्विज कराए जाते हैं। कोई भी अपडेट होता है आपको वहां पे जो है प्रोवाइड कराया जाता है, तो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वहां पे आपको अपडेट किया जाता है। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और रोज क्विज का जो है आनंद लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।